हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत आप सबका अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन की क्लास आप सबकी प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे संपन्न होती है। और आज हम वर्ष के आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं, यानी आज 2025 की लास्ट डेट। सोचिए समय कैसे बीतता है, आप लोग चिंतन कीजिए। कब आपने यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचा होगा, कब आपने पहला अटेम्प्ट दिया होगा, कब आपको झटके लगने शुरू हुए होंगे। पहला अटेम्प्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कभी सीसेट, कभी जीएस, कभी कहाँ प्रीलिम्स की इतनी बड़ी हर्डल, इतनी बड़ी बाधा, कैसे उसे आप पार करेंगे, सो ऑन बहुत सारी चीजें सोचिएगा जरूर आज बैठ करके। आज मैं यही चाहूंगा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। 31 है, मैंने पहले कहा था रिवीजन करना। आज केवल पूरे अपने एक साल की जर्नी, या जब से आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, अपनी अपनी जर्नी के बारे में सोचिएगा, जिससे आप और डायरी में लिखते जाइएगा कि क्या यार सही रहा, क्या मिसिंग रहा। तो अगर आप क्या सही रहा और क्या मिसिंग रहा, तो मिसिंग लिंक अगर आप ढूंढ पाने में कामयाब हो गए, तो कल आप सोचिएगा, कल से फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। बट अपन इन सब चीजों पे विचार कहाँ करते। नया साल है यार, इंसान को खुश रहना चाहिए। तो इंसान खुश कैसे रहेगा? पार्टी करेगा, शराब पिएगा, ये करेगा, डांस करेगा, ये करेगा। शराब मत पीजिए, पार्टी कीजिए, डांस कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मिसिंग लिंक जरूर ढूंढिएगा कि आप एक्चुअल में अपनी स्टडी लाइफ में परेशान क्यों है, क्या कारण है। मिसिंग लिंक तो ढेर सारे पॉइंट जब लिखेंगे, उन पॉइंट्स को आपस में जोड़िए। फिर आपको जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन होता है ना, वैसे आपका स्टडी सप्लाई मिसिंग लिंक मिलने लगेगा। और जैसे ही मिसिंग लिंक मिलता है, बस कल से आप उस पर चढ़ाई कर दीजिए। चलिए शुरू करें आज की चर्चा। और चर्चा में जो टॉपिक है, सबसे पहले उनकी कर लेते हैं चर्चा। आज पहला टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, द हिंदू का है। और आज इत्तेफाकन कोई भी एडिटोरियल ऐसा नहीं था जो आपको करा सकूं, लेकिन न्यूज एक से एक बढ़ के थी, जो जिसको मैंने यूपीएससी ट्यूटोरियल के रूप में कन्वर्ट किया। वही सारी पुरानी न्यूज थी, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत सरकार ने ऐसा कह दिया है। यानी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, एज ए इंडियन हम क्यों प्राउड करें। तो आप देख सकते हैं, अभी आजादी के महज 77+ वर्ष हो रहे हैं और हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और इसमें सरकार का प्रोडिक्शन है कि 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, चीन और जर्मनी को हटाते हुए, यानी तीसरे नंबर पे। सबसे पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो ये समय बड़ा संभलने का भी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई न कोई शक्ति आपको रोकने की कोशिश भी करती है। नेगेटिव पावर्स भी है ना। अगर इस व्यवस्था में राम भी हैं और रावण भी है, तो आज इस बीतते हुए वर्ष में एक खूबसूरत शुरुआत मैं आप सबके साथ कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो यात्रा है बहुत बड़ी होने जा रही है। तो ऐसे में अब दुश्मन भी एक्टिव होगा। दुश्मन कौन? क्या कभी चाइना चाहेगा कि आप ताकतवर हो? ठीक है। क्या कभी पाकिस्तान चाहेगा आप ताकतवर हो? बांग्लादेश टर्मोइल कंडीशन में वो चाहेगा कि इंडिया ताकतवर हो? आप चिंतन कीजिए। खैर ये सब मान लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते, इसलिए उनसे कोई मैटर नहीं। क्या अमेरिका चाहेगा कि अगर चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर के रूप में इकोनॉमिकली आगे बढ़ जाता है, और इसकी ह्यूमन पावर अच्छी है ही है, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इसके पास अच्छा है ही है, अगर इसने हेल्थ एजुकेशन में अच्छा काम किया तो ये तो ग्लोबल लीडर बनेगा। तो कहां मैं था, कहां चाइना आ गया, अब कहां इंडिया भी आ रहा है। तो कोई भी अंदर से नहीं चाहेगा। तो भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिशें भी हमेशा चलती रहेंगी। हर एक देश चाहेगा कि भारत अस्थिर हो, और यही जियोपॉलिटिक्स है। सामने से दिखाएगा कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करते हैं, लेकिन आपको पीठ पीछे नुकसान करने की कोशिश करेगा। ऐसा आपके जीवन में ईश्वर करे कोई ना हो,
बट ऐसे लोग होते हैं, जिसको मैंने कल भी पढ़ाते समय कहा था, चाहे आपका घर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो फ्रंट पे आपको आपकी तरक्की से खुश दिखेंगे, लेकिन पीछे उनको बहुत तकलीफ अंदर से। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी और बनती है इंडिया को और मजबूत बनाने की। ऐसी एक भी शक्ति उदित हो, उसके ऊपर चढ़ लेना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे कहीं भी हो, जिससे हिंदुस्तान अपनी इस बढ़ती ताकत के साथ आगे बढ़े। तो हमारी इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है और अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के बाद बन चुके हैं। ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। ब्रिटेन जिसने भारत पर 200 ईयर्स तक रूल किया है, हम उसको पिछले साल ही इकोनॉमी की जो जीडीपी का जो टोटल साइज है उसमें पीछे छोड़ चुके हैं, जिसने 200 साल तक हमारा आर्थिक शोषण यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। तो भारत, सच बता रहा हूं, आप क्या क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बिंदु हो सकता है, लेकिन एकदम भारत बहुत ताकतवर देश है। हाँ, हमें अब डिफेंस में और टेक्नोलॉजी में काम करने की जरूरत है, जो मैं यूपीएससी में आप लोगों को पढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों की। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भैया ऐसा है कि भारत में विज्ञान यानी साइंस एक अट्रैक्टिव करियर नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज साइंस के बजाय मैनेजमेंट जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो मैनेजमेंट है या जो अन्य कोर्सेज हैं उन पर फोकस हैं, साइंस पर नहीं। जबकि फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या कहती है? मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि नहीं, कि हम अपने नागरिकों का जो साइंटिफिक माइंडसेट है उसको डेवलप करेंगे। वैज्ञानिक सोच का विकास करना यह सभी भारतीयों का कर्तव्य है। तो इस सभी भारतीयों में मीडिया भी है, तो मीडिया की भूमिका इस समय इस प्रकार की चीजों में अत्यंत कमजोर है। आप मीडिया की डिबेट, आज मैं सुबह उठा तो मैं इसलिए न्यूज चैनल्स ओपन करता हूं सारे हिंदी इंग्लिश के, एक बार सरसरी निगाह से जब कंटेंट बना लेता हूं कि भाई देखें क्या चल रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि यूपीएससी मीडिया पर ऐसे पूछता, मैंने खुद लिखा था 2008 में सुशासन में मीडिया की भूमिका ऐसे, रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस मेरे टाइम पे आया। फिर आपके टाइम पे 2019 में आया कि बायस्ड मीडिया डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। लेकिन आप देखोगे आज भाई ताइवान पर चाइना ने दिया धमकी, निकल पड़े हैं रॉकेट रॉकेट चलते हुए, और ये देखिए चाइना खुली धमकी मिल गई अमेरिका को। अब अमेरिका क्या करेगा भाई साहब? और यही नहीं, फिर उसके बाद कोई धर्म से रिलेटेड, कोई किसी चीज से रिलेटेड, कोई किसी विचारधारा से रिलेटेड, इसके अलावा तो कुछ चल ही नहीं रहा बॉस। और या मुंबई का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन, आप सोचो सेंटर और स्टेट के इलेक्शन पर तो मीडिया भयानक कवरेज करता है, छोटी छोटे जो चुनाव होते हैं उन पर भी भयानक कवरेज करता है। लड़ाई झगड़े, जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, ये आप याद करिए, सब आपको लिखना है कि मीडिया कैसे अपने पाथ से भटक गया। और ऐसा नहीं कि रियल डिस्कशन में एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता और जनता जुड़ नहीं सकती। रियल डिस्कशन अगर आप करेंगे तो भी जनता जुड़ेगी, लेकिन रियल डिस्कशन के लिए साहस होना चाहिए। अच्छे ज्ञानी लोगों की जब उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो मैंने आपके सामने रखा कि भारत विज्ञान में आगे नहीं है। उसके पीछे यूपीएससी ने रीजन भी बता दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं। तो इसका मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट 2026 में आप और हम अपने स्तर पर, यानी कल को आप एसडीएम होंगे, कल को आप डीएम होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी आपके एरिया में, खासकर जो डीएम होते हैं उनके हाथ में बहुत पावर है। तो जितने भी साइंस कॉलेजेस हैं उनको स्पेशल अट्रैक्शन आप दीजिए, आकर्षण दीजिए। मैं अट्रैक्शन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आकर्षण का मतलब कि यार ये डीएम जो है बड़ा साइंस को सपोर्ट कर रहा है, साइंस कॉलेज में जाना है, जितने भी रिसर्च सेंटर्स एग्रीकल्चर या वहां जाना है, बार बार जाना है, कि हल्ला हो जाए कि यार ये डीएम तो एग्रीकल्चर में जो भी साइंस है या फिर जो मतलब कुछ भी आपके एरिया में है, आप उसी टेम्परामेंट के साथ जॉब करेंगे। और फिर जब आपकी उम्र बड़ी होगी तो आप ही तो गवर्नमेंट में जा करके मेन पॉलिसीज बनाएंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही देश वैज्ञानिक रूप से एकदम सशक्त हो जाएगा, 2026 में हम विज्ञान में सबको पीछे छोड़ देंगे।
इट विल टेक टाइम, यानी समय लगेगा। तो उस समय के नियंता कौन है, कंट्रोलर कौन है? जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेटे अपनी ताकत को पहचानो। तुम लोग हनुमान और जामवंत वाले हनुमान हो आप लोग, लेकिन ताकत का पता ही नहीं, इसलिए सरकारी फाइलों में ही घुसे पड़े। बियॉन्ड जाइए, सैलरी, बंगला, उसके अलावा क्या, गाड़ी। अब उसके अलावा आप कितना भी पैसा कमाइए ना, कभी आप शो कर सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 ना आप कभी महंगी गाड़ियों से चल सकते हैं, फिक्स है ये। अगर आप मर्सिडीज से चलना चाहेंगे आप कभी नहीं चल सकते हैं जब तक किसी इधर उधर को पैसा दे करके उससे ना खरीदें। और जिसने चलने की कोशिश की, देखिए फंस भी गया। पुणे और महाराष्ट्र में जो एक डीएम, क्या नाम था, पूजा एंड सोन सोन। तो मैं अपनी जनरेशन, जो मैं अपने बच्चों को जो मैं देना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको किसी को बदलना नहीं, बस आपको जो ड्यूटी मिली, खासकर डीएम, मतलब इमेंस पावर है। आप बस अपने जिले में, और हजारों डीएम की जरूरत भी नहीं है, 100 डीएम अगर इस देश में तूफानी हो जाए, जिसमें से 50 मान लें कि यार मैंने तो अपने जिले में, अब जब तक शासन करेंगे 30-35 साल तक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं पोस्टिंग की बात में, इनडायरेक्ट भी, अगर आप मान लीजिए कहीं सेंटिंग पोस्टिंग होगी तो भी तो आप विज्ञान के जितने भी सेंटर्स आप जा सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी तरफ से आप रिसर्च के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये आपके लिए है कि विज्ञान में अगर हम ताकतवर नहीं बनेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, आपकी डिफेंस सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। चाइना का एक एनर्जी इंस्टीट्यूट, आज मैं इसी विषय पर डिस्कस कर चुकी, ये टॉपिक बहुत मेरे लिए हल्का बेटा, आपके लिए भी हल्का है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे हम फोर्थ इकोनॉमी बन गए हैं, इसका ड्राइवर कौन होगा, आप बताइए मुझे। बता नहीं देंगे, 4 ही ड्राइवर होते हैं, जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन रटा चुका हूं बस। तो पहला इंजन ताकतवर है, वही काम कर रहा, वही इसमें भी लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा। 55 से 60% यहां लिखा है, हम लोग 58 से 60 पढ़ते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, मार्केट में डिमांड हो रही। अब डिमांड क्यों हो रही? ऑब्वियस है, डिमांड इसलिए हो रही क्योंकि गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स है। क्या आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है कि कौन से रिफॉर्म, क्या आपको पता नहीं? अरे भैया, जीएसटी का रिफॉर्म हो गया, इंफ्रा हमने अच्छा डेवलप किया, ईज ऑफ डूइंग हमने अच्छा किया, यही सारे रिफॉर्म है। आप मुझे बताएं क्या इसके अलावा और हो सकता है? खत्म हो गया। सो जो मैं बेटा इस विषय से बाहर निकल के बोलता हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिफेंस सिक्योरिटी, अभी आपको एक स्टेटमेंट मैं देता हूं। चाइना का जो एनर्जी इंस्टीट्यूट है, जो चाइना का तो सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के ही, तो चाइना का जो एनर्जी इंस्टीट्यूट है, ऊर्जा संस्थान, उसका जो हेड है, उसने अभी एक अपनी स्पीच में धमकी दी है संपूर्ण विश्व को। उसने अमेरिका को डायरेक्ट कोड नहीं किया, लेकिन ऑब्वियस अमेरिका के लिए था, क्योंकि उसको उसकी टक्कर में उसको अमेरिका ही लगता है। उसने बोला कि अगर हमारी जो चाइनीज जो स्वाधीनता दिवस कह लीजिए, उस समय जो उनकी परेड हुई थी, उसमें उसने बहुत सारे वेपन्स का जिक्र किया कि उसको देख करके सभी को समझ लेना चाहिए कि चाइना से लड़ने की हिम्मत इस समय किसी में नहीं। फिर उसने एक मिसाइल का जिक्र किया जिसका नाम है 61, चाइना का अमेरिका 61, जो आर्टिकल में नहीं लिखा मैं बता रहा हूं, 61 यानी 60+1। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास है ना, दुनिया को हम 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, 20 मिनट में। 60+1 यानी एक ऐसी मिसाइल उसने बनाई है जिसमें, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है चाइनीज डे पर। 60 न्यूक्लियर वारहेड लगेंगे, 60 न्यूक्लियर हथियार लगेंगे इसमें एक साथ, और उसने ढेर सारे लगाए हुए हैं ऐसे किलोमीटरों में, तो उसके ये वारहेड हैं। और एक हाइड्रोजन बम है, लो भैया। और वो कहता है कि दुनिया में किसके पास हाइड्रोजन बम है? ओनली चाइना। वो डिक्लेयर कर रहा है कि केवल चाइना के पास हाइड्रोजन बम है और किसी के पास नहीं। तो 60 न्यूक्लियर वॉरहेड को ढोने वाली मिसाइल, प्लस उसी में एक हाइड्रोजन बम, यानी हम न्यूक्लियर तो तबाह करेंगे, हाइड्रोजन बम फेंक करके पूरी प्रजाति ही खत्म कर देंगे। आज चाइना अमेरिका को सीधी धमकी देता है। आप सोचिए, हम उसके सामने एग्जिस्ट कर पाएंगे? हमारा तो इमीडिएट पड़ोसी है, जो चाहता है कि भारत
डिस्टर्ब रहे। इसलिए इस देश में मुझे लगता है कि अब विज्ञान को एक अभियान की तरह बढ़ाने की जरूरत है, विज्ञान विज्ञान की नहीं। यानी सरकार जितने भी वैज्ञानिक होते हैं इनकी सैलरी बढ़ा के 5 गुना करो। सबकी 1 मिल रही, इनको 5 दो, इनको 8 लाख दो, बड़े बड़े इनको पैकेजेस दो। भले अभी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनको विदेश भेजो, सरकार पैसा दे उसके लिए, फंड करे इनको अपनी पढ़ाई का पैसा जो है बैंक से 0% इंटरेस्ट रेट पर मिले। जैसे नहीं, बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा, इनको जीरो, जो साइंस की पढ़ाई करने जाए उसको 0% इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिले। और हाँ, जिनको 0% मिले वहीं शर्त रखी रहे कि भैया 0% उसी को मिलेगा जो पढ़ करके देश में वापस आएगा। ये ना हो कि पता चला 0% इंटरेस्ट रेट गुरु पढ़ रहे हो भारत के पैसे से और जाकर के विदेश में विज्ञान की सेवा कर रहे हो नासा में। नासा के जैसा पैकेज देने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में पैसा है, R&D बढ़ा दीजिए 0.67% से 2%, पैसा सब मैनेज हो जाता है। जब आप भारतीयों पर इतनी मुसीबत डाल सकते हैं टैक्सेशन वगैरह के रूप में। बच्चे, अगर मैं आपसे एक कोर्स में 100 रुपए की फीस लेता हूं ना, सुन लो, उसमें 18 रुपए GST जा रहा है। सोचिए आप, ध्यान से समझिएगा। लोगों को लगता है कुछ एकाध कि हम लोगों के ऊपर भी गलत बात कहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। अगर तुमने मुझे 100 रुपया दिया है, उसमें से 18% GST है, 10% प्लेटफॉर्म का पूरा खर्चा है, 28% ये हो गया, फिर एक साल में यही 100 रुपया जुड़ता हुआ इनकम टैक्स भी आ जाता है। यानी 28 ये प्लस इनकम टैक्स दोनों को आप जोड़ लीजिए। और इसके अलावा पूरा स्टाफ होता है, एक यूट्यूब संभालता है, एक ऐप पे होता है आप लोगों से कॉल ये सब करने के लिए, और एक टीचिंग की टीम होती है। 2 रुपया भी नहीं बचता बेटा, 100 रुपए में से 2 रुपए भी नहीं बचता, सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही खत्म हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो लोगों को समझ नहीं, एजुकेशन वगैरह पर तो सरकार को एक पैसा लेना नहीं चाहिए। यही 18% अगर हमारा खत्म हो जाए तो इसमें से मैं 9% फीस आपकी कम कर दूं, 9% हमारा प्रॉफिट हो जाए, तो हम इसमें कुछ और नए इनिशिएट ले सकें। तो बहुत सारा इश्यूज है इंडिया में। एजुकेशन सिस्टम को बहुत ताकतवर बनाने की जरूरत है और अच्छे लोगों को बोलने की, और इस पर एक सभा होनी चाहिए। आप मेरी पार्टी के हैं, आप मेरे पसंद के नहीं, मेरा अपना मानना है। अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में संख्या काउंट करती है, क्योंकि संख्या ही मतदाता के रूप में आपको सीट पे बैठाती है। उन यूट्यूबर्स को आप बुला रहे हैं, उनका भी रोल है, लेकिन ऑब्वियस इस देश को सृजित करने में अध्यापकों का रोल है। अध्यापकों की सभा क्यों नहीं होनी चाहिए? यानी केवल यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो क्या हो गई किसी को पता नहीं, और रिसर्च के क्या हालात हैं, इसलिए आप यूनिवर्सिटी में जो हो रहे हैं उसका कोई दावा भी नहीं कर सकता कि हम बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च और उसके साथ जुड़ी सभी चीजों में हम किलोमीटरों पीछे हैं, किलोमीटर्स पीछे हैं और देशों के मुकाबले। तो खुली सभाएं होनी चाहिए, लेकिन कि मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे थ्योरेटिकल नहीं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जितनी भी चर्चा आप सुनेंगे, आप एक बार आप यूट्यूब पे आप उठा करके सर्च कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। आप सारी चर्चा में सारे वही फैक्ट जो पॉलिसी में दिए गए वही फैक्ट बताए जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शिक्षा बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? हाउ? यानी जो भी आपने प्रपोज किया है उसका इंप्लीमेंटेशन करने में सबसे मेजर रोल किसका होगा? 2 चीज का, एक पैसे का और एक स्किल का। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 साल हो चुका है। असर की रिपोर्ट आने दीजिए या इकोनॉमिक सर्वे आने दीजिए, आप फिर वही चीज लिखी जाएगी। 5वीं बच्चा क्लास 2 का मैथ नहीं लगा पा रहा है। तो ये लगातार चलेगा। वाई? बिकॉज जो सबसे बड़ी नीड है कि एक पेपर वर्क को प्रैक्टिकल लाने के, उसके लिए स्किल्ड लोग, लेकिन उस स्किल्ड इकोसिस्टम को बनाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। तो स्किल्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें इस देश में स्किल यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, और उसके लिए अलग से पैसा करने की जरूरत नहीं। जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए, बहुत पैसा कमा रहे हो, उनको बाध्य कीजिए कि आप एक इनोवेशन इकोसिस्टम अपने कैंपस में डेवलप कीजिए। दिस इज कंपल्सरी। सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लगी, अपनी तरफ से सरकार इतना एडिशनल करेगी जिससे उनके ऊपर कोई प्रेशर ना लगे। थोड़ा अथॉरिटेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कॉलेज, ये जो एजुकेशन सिस्टम है आज, एजुकेशन सिस्टम मेरे बच्चों, हम कहते हैं ना कि भू माफिया, ये माफिया,
एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़े माफियाज की एंट्री है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। जितने भी ताकतवर लोग हैं पूरी इंडिया में, मंत्री, एमपी, एमएलए, बड़े बड़े सारे स्कूल कॉलेज इनके हैं। आप चिंतन कीजिए। अब उनके क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन भी है और उनका लिंक भी है। सामान्य आदमी के पास संसाधन भी नहीं, लिंक नहीं। चूंकि सरकार की शर्त होती है कि आपको ये चीज खोलना है तो आपके पास इतनी हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अब उतनी हेक्टेयर जमीन के लिए मान लीजिए आप योग्य हैं, आपके पास पैसा ही नहीं, तो योग्यता की परीक्षा क्या होनी चाहिए? आउटकम, दैट्स ओनली थिंग। योग्यता की परीक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि आपने ये डिग्री ली है, ये डिग्री। आपका आउटकम कितना बढ़िया, आप कितना आउटकम दे पा रहे, देन a nation's destiny shapes in its classroom, hands that rocks the cradle rule the world। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती, तब जाकर के ये चीजें बेहतर हो पाएंगी। समझते हैं? तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि जीडीपी में हम 4th पे, लेकिन अभी हम चाइना, अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत ताकतवर हो, इसलिए वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। चाइना ऐसा क्यों कर पा रहा? चूंकि उसने 1960 से ही रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू किया। चाइना का माल मंगाना, रिवर्स इंजीनियरिंग मींस चाइना का माल बनाना, उसके बाद कॉपी कर लेना और फिर अपने लोगों को वही चीज स्कूल कॉलेज में सिखाना। यानी वो काम कर रहा था 1960 से ही कि अपने स्कूल कॉलेज को जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चला रहा था। भले उसके पास संसाधन नहीं थे, वो विदेशी संसाधनों को अपने यहां पर रिवर्स कर रहा था, रिवर्स इंजीनियरिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते उसने पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन उसने कॉलेजों को रिफॉर्म किया, यूनिवर्सिटीज को रिफॉर्म किया, रिसर्च पर अच्छा पैसा खर्च किया। अब उनके अपने साइंटिस्ट खुद तैयार हो चुके हैं जो चाइना के बराबर की, चाइना के टक्कर की, सॉरी अमेरिका के बराबर की, अमेरिका के टक्कर की या उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी पर काम करें। ऊपर से सभी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनका सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में रोल होता है, उस पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो जो परेड हो रही थी चाइना की, जिसमें इस प्रकार के बहुत सारे वेपन्स को उन्होंने दिखाया, क्या आपको लगता है कि उसके पास उतने ही होंगे? मुझे तो लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वो छुपा के रखा हुआ, बताता ही नहीं किसी को। एक ऐसा देश जहां पर जब वॉर होगा तो किसी से पूछना नहीं है कि चाइना की जनता क्या कहेगी, मीडिया क्या कहेगी, सीधा उतरो जाओ। और देश हैं जिनको स्वाभाविक रूप से और भी मुद्दे देखने। पता चला कि चाइना से वॉर हो रहा और हमारे यहां पर बिहार में चुनाव हो रहा। आप सोचिए इस देश की विडंबना। यहां से आप देखिएगा कि अगर चाइना के साथ वॉर, मैं नहीं कह रहा हूं बड़े स्केल पर, छोटे स्केल पर, और उसी समय चाइना बिहार में चुनाव भी है या किसी अन्य राज्य में चुनाव है, तो आप देखिएगा कि हमारा आधा फोकस मीडिया से लेकर के सबका उस चुनाव पर भी हो जाएगा। लेकिन चाइना में तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे में आपके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। यानी बड़ा बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बड़ेपन को कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बड़ेपन यानी जीडीपी में 4th पोजीशन और इनफैक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम 3rd नंबर पर ही हैं पूरे विश्व में। तो इकोनॉमी हमारी बड़ी हो रही है। तो इस बड़ेपन को संभालना किसकी जिम्मेदारी? हमारे लोगों की। हमारे लोग कौन है? जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है। यानी हमारे लोग जो स्कूलों में किताबों में पढ़ रहे हैं वो चीजें मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में चल रहा है मतलब केवल वस्तु एवं सेवा नहीं, किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार की सेवा जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं। इसीलिए हम डिफेंस में और सब सेक्टर्स में गर्व करें कि हमने एक मिसाइल बेच ली ब्रह्मोस या 10 बेच ली। बाकी हम कहां हैं चाइना या यूएस के मुकाबले? तो उस मुकाबले को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में साइंस को विशेष वरीयता देनी पड़ेगी। जो मैंने आपसे बताया कि कैसे दिया जाएगा, वो सारा मॉडल मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ये मुद्दा इतना ही है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ पे पढ़ा था। आज डब्ल्यूटीओ में फिर एक मुद्दा आ गया है और ये अच्छा टॉपिक, बहुत बड़ा। इसमें प्रीलिम्स का भी एक मसाला है, शायद इसी साल वो आ जाए, ऐसा मैं आउट कर रहा हूं। तो आप देखिएगा डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क, यानी डब्ल्यूटीओ के जो नियम कानून कायदे हैं, जो डब्ल्यूटीओ का मैंडेट है, उसमें
यानी डब्ल्यूटीओ का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, जैसे आपका कोई कहे कि आपकी स्टडी का फ्रेमवर्क, तो आप कहेंगे सर प्री है, मेंस इंटरव्यू है। तो मैं कहूं कि अब इस प्री मेंस इंटरव्यू में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें एक नई चीज डाल दी जाए। बट ये यूपीएससी नहीं कह रहा है, यूपीएससी के अंतर्गत ही कुछ सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं ऐसा कर दिया जाए। ध्यान समझिएगा, यानी कोई नई चीज। तो डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में कुछ नया शामिल कराने की कोशिश हो रही है कुछ देशों के द्वारा। और क्या कराने की कोशिश हो रही है उसे कहते हैं निवेश समझौता। तो डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में डब्ल्यूटीओ के ही कुछ सदस्य देश एक निवेश समझौता नामक क्लॉज शामिल कराना चाहते हैं। अब वो निवेश समझौता क्लॉज क्या है मैं डिस्कस करूंगा। भारत उसके साथ खड़ा नहीं है। भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र जो डब्ल्यूटीओ में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता था, साउथ अफ्रीका, वह इस प्रावधान के साथ है जो भारत के लिए एक चैलेंज का विषय है। तो क्या है ये सारी बातें जीएस पेपर 3 to 4 एसे और प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। और अभी हमने परसों आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई जो चावल है, चावल वरदान भी था बट अब अभिशाप बन चुका है। यानी धान और गेहूं का जो पैटर्न था, तो चावल क्यों अभिशाप बना मैंने बताया कि भाई वाटर इंटेंस क्रॉप है, जल गहन खेती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है। उसका मैंने एक अल्टरनेट भी बताया था कि किसान क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट बेच करके पैसा कमाएंगे इन्हीं चावल की खेती और चावल की खेती से। आज एक बढ़िया सा कंटेंट है आपके लिए कि वाटर स्ट्रेस को चावल कैसे बढ़ावा दे रहा है। और वाटर स्ट्रेस पर आप देखोगे यूपीएससी ने जीएस पेपर 3 में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी 2017, 18, 19 में, एक बार आप चेक करिए। तो वाटर स्ट्रेस पर अगर कुछ प्रश्न आए और उसके कॉज क्या है, तो एक आप जल गहन खेती भी बता सकते हैं, वाटर इंटेंस क्रॉपिंग बता सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट नहीं भी आ रहा चावल की खेती और पानी उसमें कितना इस्तेमाल हो रहा है समथिंग, तो वाटर स्ट्रेस पे भी आ रहा है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी वाटर स्ट्रेस पे आया हुआ, ठीक है। तो इसीलिए जीएस पेपर 1 और वो सारी चीजें लगी हुई हैं। प्लस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी रहेगा ही रहेगा। तो वाटर, अब क्रॉपिंग पैटर्न, वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है कि धान और गेहूं जो कभी इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न का बेस था, आज वो अभिशाप बन गया। तो अभिशाप क्यों बन गया है, उसका उसी प्रश्न का आंसर है ये जो लाइन लिखी हुई है कि वैश्विक चावल व्यापार पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, यानी हम एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, बट जल संकट को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रीलिम्स का एक रिसर्च है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये क्या है, किस प्रकार की समस्या है, प्रीलिम्स में इस पर एक रिसर्च हुआ है। इसी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता है साइंस कितना टफ हो गया, बट वो आता है ये नहीं सब रिसर्च पर। फिर 2 टॉपिक हैं इंडियन एक्सप्रेस में जो प्रीलिम्स के हैं। एक तो फूल मिला है मलेशिया में, फेरी लैंटर्न, तो ये समाचार में क्यों चर्चा में है इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन काल में 5 गेम खेले जाते थे जो बड़े फेमस थे, तो पांचों का नाम है क्या पता प्रीलिम्स में कभी पूछ ले। बाकी कल सुबह 7 बजे बिहार पीसीएस का हिंदू जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, केंद्र सरकार ने यह बात कही है। आप न्यूज देख सकते हैं और मैं इसको पूरा, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, इतने ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और ऐसा करके हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है इस साल समाप्त होते साल की बहुत अच्छी न्यूज। और जैसा मैंने आपको बताया 2030 तक हम 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और जर्मनी अभी वहां है, उसको हटा करके 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे। तो पहली चीज तो यहां प्रीलिम्स के लिए तुरंत अलर्ट हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, इसमें मुझे ये नहीं बताना, बस मुझे ये बताना है कि जो ये गणना होती है वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी के रेफरेंस में ही होती है। ये जो हम चाइना का देखते हैं 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, अमेरिका का देखते हैं 17-18 ट्रिलियन, वो नॉमिनल जीडीपी पर ही होती है। इसको आप रटे रहिएगा। अगर प्रीलिम्स में लिख देगा कि ये रियल जीडीपी पे, तो आप कहिएगा नहीं, ये हमेशा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपको पता है जो करंट इकोनॉमिक या हम कहें फाइनेंशियल ईयर पर आधारित होती है, वर्तमान वित्तीय वर्ष
के आंकड़ों पर, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाता। ये तो आप सबको बहुत बार सिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे निबंध जिनका मैंने पीछे जिक्र किया है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। और सिलेबस आपका आता है इकोनॉमी का, यानी समृद्धि आप देखिएगा, ठीक है ना, जीडीपी। बट जीडीपी के साथ साथ इस आर्टिकल में इंक्लूसिविटी पर भी चर्चा है, तीसरी यूनिट यानी समावेशी विकास। तो बहुत सारे चैलेंज भी, ऐसा नहीं, मतलब एक तो पॉजिटिव साइड है लेकिन उसके साथ चैलेंज भी। फिर इकोनॉमी ऑब्वियस है, ठीक है ना, हमारी औद्योगिक नीतियों का एक परिणाम रहा बहुत सारी चीजें। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सरकारी नीतियां इकोनॉमी के लिए जो भी रही हैं, ए से मैंने आपको बताया, बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे, और प्रीलिम्स के लिए भी। तो अब आप 2019 में आपसे प्रश्न पूछा था, आज वो ऐसी कंडीशन है कि क्या जीडीपी की जो ग्रोथ है लगातार जो बढ़ रही है और लो इन्फ्लेशन, इन दोनों के कारण इंडियन इकोनॉमी, तो अब जब भी इंडियन इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन होती है तो उससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 19 में अच्छी इकोनॉमी थी, पूछा गया कोविड के पहले, और फिर उसके बाद स्वाभाविक रूप से अभी हो रही, तो ये प्रश्न इसीलिए दिखा रहा हूं कि आगे भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद औद्योगिक नीति क्यों पिछड़ी, उसके रीजन बताइए। तो इंडस्ट्रियल जो कुछ भी होता है, ठीक है ना, यानी हमारी इकोनॉमी में एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में गए, उसके बाद भी हम विश्व की चौथी इकोनॉमी बन गए। इसका मतलब भारत का पोटेंशियल बहुत बड़ा। जिस दिन इंडस्ट्रियल बेस हम बने, हम ट्रस्ट करिए अमेरिका चाइना के आसपास पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि इसके पीछे के रीजन क्या है, यानी वो कौन से फैक्टर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कहीं से भी आपको सोचने की जरूरत है? आज नहीं मेरे बच्चों, यही होता है कि आपकी चतुराई क्या है इस एग्जाम को पास करने की। आप मुझे बताएं कि क्या अभी नहीं कभी भी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रश्न आपके सामने आता है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई, अच्छी चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, आप मुझे बताओ, आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर आप शुरू से एक ही चीज से, भैया 4 यानी 4 फैक्टर्स, बस 4 फैक्टर हैं किसके? जीडीपी ग्रोथ के। और पहला फैक्टर क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और चौथा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हम करते हैं, यानी भारत का एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो चूंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल इकोनॉमी में इसका इन द टर्म्स ऑफ जो जीडीपी है वो रोल एंड हो जाता है। और सबसे बड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, यानी आप और हम। उपभोक्ता मीन्स जो हमारी इकोनॉमी का, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में कहें तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है। कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर है? यानी जो घरेलू क्षेत्र है, ठीक है। इकोनॉमी के 4 सेक्टर, एक्सटर्नल, प्राइवेट, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड यानी जो हम डिमांड करते हैं। तो इस आर्टिकल में भी सेम वही कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, कि 55 से 60%, ठीक है, तो हम डिमांड कर रहे हैं, यही बात यहां पर कही गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या, और हम डिमांड क्यों करते हैं, क्या इसको भी अलग से पढ़ने की जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्वयं बताइए इस पर कि यार दुनिया कितनी इजी है। हम यूपीएससी की तैयारी करने वालों ने, शायद मैं अपने टाइम पे इस लेक्चर से चूक गया कि जहां ये कहा जाए कि यार दुनिया तो बड़ी इजी है, क्यों हम इसको टफ मान रहे हैं? चिंतन कीजिए आप। शुभम पांडे, जय हिंद सर। आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया है सर, डायरेक्टली क्वेश्चन कम इन माय एमए इकोनॉमिक्स। हर जगह आएगा बेटा, उसमें मैंने नहीं पढ़ा है। दिस इज द बेसिक, कि अगर किसी बच्चे को जो किताबों में लिखा उससे अलग ढंग से समझाया जाए, टीचर समझ ले, अच्छा यार ये क्या है, दुनिया तो 4-5 चीजों से ही चल रही। ये पूरी व्यवस्था, व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राजनीति, राजनीति के साथ प्रशासन, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये 6 चीजें ही इस दुनिया को गवर्न करती। अब क्या आप सोसाइटी पढ़ोगे, क्या आप हिस्ट्री पढ़ोगे,
हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ो या भूमंडलीकरण का वर्तमान समाज पर इंपैक्ट, भारत पर इंपैक्ट, तो भूमंडलीकरण की इंपैक्ट इन्हीं 6 चीजों पर कैसे हुआ है, और मौर्य काल अच्छा था कि नहीं, गुप्त काल अच्छा था कि नहीं, तो उसमें भी तो यही कि व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर सेम वही चीज लिखनी, वही चीज इकोनॉमिक्स में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स आपके जीवन की लाइफलाइन है। लूट लो प्रीलिम्स, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जब मेंस की तैयारी करने हो तो फीस जेब में रख करके आओ। देखो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि जब आप फीस लेके नहीं आते हैं तो समस्या क्या होती है आपको पता है? समस्या ये होती है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के प्री क्वालिफाई कर जाए, वो क्योंकि मार्केट में कल्चर है कि फ्री सब कुछ मिल रहा, रहना खाना सब कुछ, लेकिन जिस टीचर में पोटेंशियल है, आपने सोचा कि वो 3 महीने जो आपको या 2.5 महीने खर्च करेगा, अगर वो 1 घंटा खर्च करेगा आपका कुछ नहीं होने वाला, हफ्ते में 2 कॉपियां चेक कर देगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो सुबह से शाम 2.5 महीने लगे, एक भी बच्चा फेल नहीं हो सकता अगर टीचर स्किल्ड है तो। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, चूंकि पहले टीम की जरूरत इसलिए पड़ती थी चूंकि कंटेंट में कोई पूरी एक टीम एक एक बना, मतलब एक जो है बना रहा है, एक टाइप कर रहा है, एक प्रूफ रीड कर रहा है, एक उसको जो है फाइनल प्रूफ कर रहा है, फिर टीचर के पास ये पूरा चक्कर घूम रहा है। अब तो वैसी आवश्यकता नहीं, तो लेकिन जेब में पैसा रख करके एक निश्चित फीस जिसमें 6 घंटे की आपकी क्लास चले, ऐसे ही आपको सोचना सिखाया जाए। कंटेंट ना दे दिया जाए, लो इसको पढ़ लेना लिख लेना, कहां से पढ़ पाओ, कहां से लिख पाओगे? सिखाया जाए कि अगर पेचीदा क्वेश्चन आए तो शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारी सांस ही ना चले तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। ये मैं अभी से कह रहा हूं, अब हम लोग स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जब नहीं तो रिजल्ट होना नहीं। ऐसे ही हम लोग खुश करने के चक्कर में एक दूसरे को, आप मुझको खुश कीजिए मैं आपको खुश करूं, कुछ ना हो पाएगा। फ्री हुआ, जेब में पैसा होना चाहिए, और फिर देखिए काम कैसे होता है। फ्री का कल्चर, फ्री का फिर वही चला सकते हैं जो करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस है उनके 100 करोड़ सालाना इनकम है, तो फ्री कोई भी कर देगा। किसी की बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी को नहीं, कि अगर 100 करोड़ मेरे पास है तो मैं भी नहीं लूंगा पैसे, क्योंकि वह जो पैसा ना लेना है एक प्रकार से वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका रिजल्ट होगा तो हमारे यहां से हुआ, ऑब्वियस है यू आर अ चैंपियन। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि बहुत इजी है मेंस एग्जामिनेशन। इथिक्स की 7 की 7 यूनिट महज 7 दिन में आपकी जेब में डाल सकता हूं, विद आंसर राइटिंग लिखवाना सबसे इंपॉर्टेंट। अब 7 रोज में तो मैं पहले भी डाल रहा हूं, अभी भी डाल दूंगा, लेकिन आपको आगे की तैयारी कैसे करनी, हर एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, वो तभी हो पाएगा जब टीचर क्या करेगा, उसका 3 महीने 2.5 महीने का जो पूरा एक्सपेंडिचर है, उसके लोग, उसके जो काम करें, सबकी सैलरी, टीचर्स की, जब वो सब निकाल पाएगा। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए डिस्कस करता हूं, जो लोग नहीं करते हैं आप सर्च करिए। मैं किसी भी टीचर को कभी हल्का नहीं मानता हूं, बहुत अच्छे अच्छे मेरी जानकारी में मेरे बैचमेट्स बड़ी पोटेंशियल वाले, लेकिन आज कोई सरवाइव नहीं कर पाया मेरे बच्चे, कोई मतलब कोई भी नहीं। अगर वो किसी संस्था के साथ नहीं है तो सरवाइव नहीं कर सकता। और आपको अच्छे से पता संस्थाएं कैसे काम कराती हैं। आज यहां क्लास है, कल जयपुर में है, परसों जोधपुर में है, अगले हफ्ते आपकी लग गई झारखंड, चले जाइए। समझ पा रहे हैं आप? तो वो टीचर के बारे में सोचिए जिसके अंदर यंग एज में आप ही के जैसा पोटेंशियल था टीचिंग, कि अच्छा टीचर है वो, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का टीचिंग पन निकलता चला गया। क्यों चला जा रहा है? उसके पीछे रीजन, यार आप आराम ही नहीं दे रहे। सुबह से शाम उसके दिमाग में है कि यार कैसे सिस्टम हमारा सही चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा। मैं इन सब चीजों से शुरू से दूर रहा, स्ट्रिक्टली डे 1 से, जब से क्लास लगाई, जब से पत्रिका निकाली, एक रूल फॉलो किया कि मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, कभी उससे कोई समझौता नहीं किया। बहुत से लोग नाराज हो गए, जो है बहुत सारा नुकसान करने की भी कोशिश की, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट। जैसे आप होता ना कि आप आइए एकदम कि सर हम आप अपने हम यहाँ के थोड़े से टाइट हैं और इसकी फीस इतनी होगी, तो मैं स्पष्ट कि भैया नहीं हो पाएगी। आप अपने घर, मैं उनको विनम्रता से कहता था कि आप अपने घर, आपकी बहन की शादी हो, मुझे निमंत्रण दीजिएगा, शायद मैं सबसे ज्यादा न्योता कटाने वाला इंसान हूंगा 5,001 रुपए का। और ये मेरी आदत है, मैं हर जगह करता हूं, ये मत समझिए किसी एक जगह, जहां भी मैं, आप मुझे दीजिए। तो आपको जो आज लग रहा है कि आपकी बात मैं नहीं मान रहा हूं, आज आपको लगेगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन आप अपने घर बुलाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि पैसा इसके लिए मैटर नहीं, लेकिन अगर संस्था ही नहीं रहेगी
तो संस्था चलेगी कैसे? इसलिए मैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहा, मुझसे सब पूछते हैं। अभी मैं एक शादी में गया था, मतलब एक एक फंक्शन में जयपुर, उसमें आपके एक सर हैं, उनका जिक्र करता हूँ। चलो, काफी टाइम मैं अमूमन क्या नाम है जो ऑनलाइन बड़े फेमस है भाई, 4-5 इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, उनका नाम थोड़ा टफ है, मैं थोड़ा मिस कर जाता हूँ, इसलिए नहीं, वो थोड़ा टफ नाम है और मेरी भूलने की एक तगड़ी वाली बीमारी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो भी मिले, पहली हमारी मुलाकात थी, बड़े सज्जन व्यक्ति। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, या आप कैसे कोड कर पाते हैं ऑनलाइन की मेंटरशिप का 1,25,000 या 2,50,000? क्योंकि पता सबके बारे में सबको रहता है कि इतना पैसा कैसे ऑनलाइन में, ऑनलाइन में तो लोग 5,000, 7,000, 8,000। मैं कहा नहीं यार, आप पहली बात तो वो सुन के लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस 2.5 में क्या देता हूं आप वो तो सोचिए। इसमें मैं 2 साल नहीं देता हूं, 2 अटेम्प्ट देता हूं, 2 अटेम्प्ट पूरा होने में 3 साल लगते हैं। यानी हर साल का कितना हो गया आप निकालिए, यानी कुल मिला के 80,000 हर साल का हो गया। इस 80,000 में अगर आप जाइए राजेंद्र नगर तो केवल 50,000 से ज्यादा का तो ऑप्शनल की किसी भी कोचिंग की फीस है। 50,000 तो केवल ऑप्शनल की फीस है, और मैं यह ऑप्शनल भी इसमें पढ़ाता हूं। ए से कहीं पढ़ाया नहीं जाता, मैं ए से भी इसमें पढ़ाता हूं। मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं, जीएस पेपर 1 2 3 भी पढ़ाता हूं। और दुनिया में कहीं भी प्रीलिम्स और मेंस का सेपरेट क्लास नहीं चलता है, यानी प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चलता है, चाहे कितनी भी बड़ी अमीर संस्था हो, और मैं दोनों अलग चलाता हूं। कितनी मेहनत, कितना सिस्टम लगता है, और नोट्स इस चैलेंज के साथ देता हूं कि कंपेयर करिए, अगर किसी से भी 21 ना निकले तो आप ला करके नोट्स रख दीजिए। क्या आप सब जो नोट्स पढ़ते हैं 21 हैं कि नहीं, चाहे हिंदू का ही क्यों ना हो? तो ये है, आप समझ सकते हो, 80,000 रुपए में मैं ये सब दे रहा हूं। ऊपर से अगर उस साल आपका नहीं हुआ, जब आपने मेंटरशिप नहीं ली, तो आपको अगला, और सब बच्चों को दिया हूं कि नहीं, जो पिछले साल नहीं हुए, क्या इस साल आपको सारी चीजें मिल रही कि नहीं? सिवाय टेस्ट सीरीज के हर एक चीज मिली, और टेस्ट सीरीज में भी आप मिला। चलो बोलो, जितने भी है बोलो यहां पर, एक बार सब कमेंट करो, ऐसे मत करो, फिर मजा नहीं आता। मेरी ऑनेस्टी को मैं हमेशा नहीं कहता हूं, लेकिन अभी अभी बताओ क्या दे रहा हूं कि नहीं? जितने बच्चे थे सबको फ्री दिया कि नहीं दिया इस साल, जो पिछली बार रुक गए? और सारी क्लासेस पिछली बार मिली, वो ओल्ड हो गई जबकि ऑनलाइन, और इस साल भी दे रहा हूं फ्रेश बिल्कुल। तो किसी की आलोचना करना, किसी को भला बुरा कहना, इतनी फीस है, जब आपको कोई जानकारी नहीं तो आप किसी को कुछ भी कह सकते। तो मैं कह रहा था कि चर्चा का विषय कि बंदा इतना लेता, मैं इसलिए लेता हूं भैया, 2 भी आ गए ना तो मेरा महीने का खर्चा निकल गया। 2 भी आ गए तो मेरा महीने का खर्चा। तो मैं, ये जो मेरी एनर्जी आप मेरे चेहरे पे देखते हैं, मेरा जो वर्क स्टाइल, जितना मैं काम करता हूं बिहार पीसीएस का, उतनी बड़ी फाइल आज तक कभी आपने देखी है? उसको बनाने में 10 दिन लगा है मुझे, मेरी टीम को। कंटेंट तो मैं जल्दी बना देता हूं, उनको सेट करने में हर चीज। तो ये मैं क्यों कर पाता हूं? कल से मैं बिहार पीसीएस की शुरुआत क्यों करने जा रहा हूं? बिकॉज मैं इस प्रकार के स्ट्रगल में नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी समझौता, और यही अपने बच्चों से भी आपको सिखाऊंगा, जब आप डीएम बन जाइएगा तो अपने बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, जिससे आप, अगर आप अपने बजट को अच्छे से मैनेज किए, कोई करप्शन नहीं है, तो फिर आप कोई भी काम करेंगे, ना कोई एमपी हिला पाएगा, ना कोई एमएलए हिला पाएगा, ना कोई मंत्री, ना कोई कुछ, क्योंकि आप सरकार को तो कोई घाटा होने नहीं दे रहे। तो ये आपको करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं मैं इतनी फीस लेता हूं तो 15-20 एडमिशन, बिल्कुल नहीं, 1-2 आ गए हमारा खर्चा निकल जाता है। इससे ज्यादा आते भी नहीं बच्चे, टू बी ऑनेस्ट, में कभी भी हवाबाजी नहीं करता। 1-2 आ जाए बस, हमारा पूरा निकल गया। फिर बीच में हल्का फुल्का आता रहता है, जिससे स्टाफ की सैलरी और ये सारा चीज निकल जाता है। टीचिंग मेरे लिए फन है, आनंद है, बिजनेस का जरिया नहीं है। बिजनेस तो तब हो गया जब ऑब्वियस एन अकेडमी या ऐसी संस्थाओं ने मुझे मौका दिया, तो उन लोगों ने पैसे भी दे दिए, लाइफ सेटल हो गई। तो मैं टीचिंग में ये सोच के नहीं आया था कि एक दिन मैं इसी टीचिंग से ये कर लूंगा, दे 10-20 करोड़ की, क्योंकि एक टीचर वो परिस्थितियों वश भले प्राप्त कर सकता है। अब भाई बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान हो जाए अलग बात है, लेकिन एज अ टीचर मैं भी बात करूं तो एज अ टीचर आप आते हैं, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैं अपनी पत्नी से कहता था, हम लोग सिंपल फैमिली यार, मतलब हमारा बहुत छोटा स्टार्टिंग से ही माइंडसेट था
कि मुझे अच्छा पढ़ाना है, बस इतना आ जाए कि हमारा खर्चा चलते रहना और हम लोग सामान्य लोग हैं, चीजें अच्छी चलती रहेंगी। क्योंकि तो बहुत बड़ा तो कुछ किसी टीचर को सोचना चाहिए, वो जो आ जाता है वो ईश्वरीय अनुकंपा होती है। इसलिए मैं रोमन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप ट्रस्ट करिए। मतलब सोचो कि मैं जब अड्डा ज्वाइन कर रहा था, रोमन मुझे रोकने, सोचिए ऐसा बहुत कम होता है कि रोमन किसी टीचर को रोकने आए, रोमन मुझे रोकने आए और मेरे घर से मुझे पिक किया गया। ये भी नहीं, रात को 2 बजे, आपको याद होगा अड्डा पर मुझे 10 तारीख को लॉन्च करना था, 10 मई को मेरी लॉन्चिंग उन लोगों ने होने नहीं दिया। ओबेराय होटल गुरुग्राम में, नोएडा, मतलब रोमन की पूरी टीम ने मुझे 2 बजे रात तक बैठाया रहा। मैं नहीं गया, रीजन मेरे स्पष्ट थे ना जाने के, पैसा कोई रीजन नहीं था, क्योंकि अनअकैडमी ज्यादा पैसा तो किसी भी टीचर को कभी दुनिया में कोई देने का सोच भी नहीं सकता था, और खासकर रोमन। तो उनको मैं इसीलिए मानता हूं, उनको रिस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद भी ना हमारे संबंध कभी खराब है, उनको मेरी ऑनेस्टी पसंद आई कि यार तुम्हारी तरह भी लोग इस फील्ड में हैं जो बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी अपने कुछ सिद्धांतों की वजह से नहीं जा रहे। लेकिन उनको रिस्पेक्ट करता हूं कि शायद अगर वो ना आए होते तो हम लोगों की स्टेबिलिटी पर एक क्वेश्चन लगा रहता है। मतलब उन्होंने चीजों को एक्सप्लोर करना, यूट्यूब को कैसे आपको एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम बना देना, उसी व्यक्ति के स्टूडियोज कार्यक्रम ने सबको सिखाया, पूरे देश को सिखाया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट करता हूं। और उसी बहाने आप लोग हमें मिले, बच्चे मिले, आप सब 2019 से कनेक्टेड है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है मेरे बच्चे, इन द एंड, कि जहां से मैंने शुरू किया था कि यूपीएससी कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस है। केवल हम क्या करें, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। अंडरलाइन, प्रैक्टिस मींस प्रीलिम्स, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रैक्टिस मींस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए। प्रैक्टिस मींस पीवाईक्यू। और कंटेंट को उड़ा दीजिए इन्हीं 3 पैटर्न पर। मेंस में क्यों मैंने लेक्चर सेट करके इतनी बात करी? मेंस का मतलब है कि सर 24 मई को हो रहा, 25 मई या रही आपकी फीस, अब शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है 10-15 बच्चे, 20 बच्चे, जो भी, तुरंत। और फिर हमारी क्लास स्टार्ट हुई, दोपहर के बाद से पूरा टाइम मेंस। यानी ऐसे ही क्लास में आप बैठे हैं, ऐसे मैं डिस्कस करूं। बच्चों आज सोसाइटी खत्म, 6 घंटे में सोसाइटी खत्म। अब सोसाइटी खत्म, उसके बाद आपका आंसर लिखना चालू। रिजल्ट कैसे नहीं होगा बच्चे? 100% रिजल्ट होना फिक्स है। ये 100% फिक्स है। ये इसी पैटर्न से हो पाएगा। कंटेंट दे दूं, आप पढ़ ले, नो। प्रीलिम्स में यह पैटर्न ठीक है, मेंस में यह पैटर्न ठीक नहीं, प्रीलिम्स में भी ठीक नहीं। इसीलिए अब कल से आप देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारी चीजें मैं खुद पढ़ाने आ रहा हूं आपको प्रीलिम्स के लिए, एक एक लाइन और ढेर सारे फार्मूलों के साथ। आप सोचो, वही मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाया है, लेकिन वही मॉडर्न इंडिया जब आप संडे को मुझसे मैराथन लोगे, आधुनिक भारत का इतिहास, आप मस्त हो जाओगे कि यार बंदा बनाता तो एक नंबर है। क्योंकि मुझे ताकत मिली तो मैंने चीजों को इतना बढ़िया से बनाया हुआ है, इतने फार्मूले डेवलप हैं कि मतलब मॉडर्न इंडिया ऐसे आपको लगेगा कि वाह रे वाह, मजा आ गया। सारे अभ्यास प्रश्न, सारी चीजें। और ऐसा नहीं पीपीटी, पीपीटी तो रहेगी, लेकिन सब वर्बल, ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे भाषण दूंगा। आपको बस केवल कान में लेक्चर लगा के रिवीजन के लिए उसको सुनना है। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार लोथल, मोहनजोदड़ो, अभी एनसीईआरटी, इन सब में कमियां है। लोथल में क्या क्या मिला, सबकी लिस्ट ऐसे बोलूंगा, ऐसे ऐसे हम निकालेंगे। तो एग्जाम कुछ भी नहीं है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अभी आपके पास पीडीएफ जाएगा, चेक करिएगा, क्या इसके अलावा उसमें कुछ और लिखा होगा? न्यूज आप पढ़िएगा, आपके पास तो न्यूज भी जाती। तो 55 से 60% योगदान इसका है। अब इनका योगदान क्यों है? वाई भैया, चलो आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? इनका योगदान क्यों है? चलो बोलो भाई। तो इनका योगदान क्यों है? इनका योगदान इसलिए क्योंकि रिफॉर्म है। अब आप सोचिए, यानी सुधार। कौन सा? पॉलिसी रिफॉर्म। कौन सा रिफॉर्म? अब देखिए क्या क्या लाया गया। अब जितने भी, तो सबसे पहले ऑब्वियस है, हाउस होल्ड, एक एक पॉइंट। अब ये नहीं कि यहां सारे पॉइंट लिखने लग जाओ, ये कर दिया, वो कर दिया, ईज ऑफ डूइंग कर दिया। नो नो, यहाँ ईज ऑफ डूइंग नहीं, ईज ऑफ डूइंग तो यहां पर आएगा। ये भी आपको सोचना है कि ईज ऑफ डूइंग कहां आएगा, कौन सा पॉइंट कहां आएगा। आप कहते हैं सर हमने अच्छा आंसर लिखा। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया?
ऑब्वियस है, सबसे पहले हमने टैक्स रिफॉर्म किया। अब टैक्स रिफॉर्म हमने किया, उसमें हम जीएसटी लेकर के आए, कंप्लायंसेस सही हुए, ठीक है। इसके बाद हमने इनकम टैक्स में भी बहुत सारी छूट दी, और अभी हमने जीएसटी में भी छूट दी। तो एक तो टैक्स रिफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाई कि ये दोनों मिल करके कंज्यूमर के हाथ में बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, माफी चाहूंगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा दे पाने में सक्षम रहे, क्या कारपोरेट क्या आम जनता। तो इन दोनों ने सबसे बड़ी ताकत दी उपभोक्ताओं को, उपभोक्ताओं ने खरीदना स्टार्ट किया। अब जैसे ही उपभोक्ता खरीदता है, तो अब आप देखिए 4.1 ट्रिलियन डॉलर कैसे क्रिएट होता है। तो उपभोक्ताओं ने खरीदना शुरू किया, तो क्या खरीदा उपभोक्ताओं ने बेटा? आप कहेंगे सर वही गुड्स प्लस सर्विसेज, यानी वस्तु एवं सेवा, यही तो एक जीडीपी में बनती। अब आता है ये गुड्स एंड सर्विसेज बनते किससे? तो आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी, यानी उत्पादन के कारक, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब आप देख सकते हैं, और इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा होता, सॉरी, इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा होता है फैक्टर इनकम। क्या कनेक्ट होता है बेटा? फैक्टर ऑफ इनकम, एफओआई, फैक्टर ऑफ इनकम, यानी सभी की इनकम। समझिएगा इस चीज को कि भाई जिसकी भूमि लेंगे उसको किराया देंगे कि नहीं? जैसे मैं जहां क्लास ले रहा हूं, किसी की भूमि है, उस पर मुझे रेंट देना है। चाइना से रॉ मटेरियल लेंगे या इंडिया में किसी से रॉ मटेरियल लेंगे, तो आपको देना पड़ेगा। जिसको आप दे रहे हैं उसकी इनकम बन रही है कि नहीं बन रही? जिसकी भूमि है उसकी इनकम। यमुना एक्सप्रेस वे निकला तो जिनकी जमीन गई उनको इनकम हुई कि नहीं? तो जिनके पास इनकम हुई वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे मार्केट में। किस चीज की डिमांड करेंगे? आप देख सकते हैं वस्तु एवं सेवाओं की। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी से निकलता है फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर ऑफ इनकम यानी लैंड पर मिला रेंट, रॉ मटेरियल पर भी मान लीजिए रेंट मिला। फिर इसके बाद लेबर को मिला सैलरी यानी वेतन, यानी वेज। फिर इसके बाद जो कैपिटल लगाया उसको मिला इंटरेस्ट, यानी उसकी भी, उसने 100 रुपया लगाया, 125 मिला, तो 25 में कुछ न कुछ तो डिमांड करेगा ना वो। और जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिला प्रॉफिट, यानी 100 लगाया था तो 125 मिला, तो 25 उसके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा है, फिर वो डिमांड करेगा। और इसी के साइकिल से इंडिया की इकोनॉमी पहुंच गई है 4.18 ट्रिलियन डॉलर, मेरे प्यारे बच्चों। अब आप स्वयं सोचिए कि इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है इस टॉपिक में। खत्म हो गया। यही रीजन बताया गया है कि ऐसा है। उसके अलावा स्वाभाविक है इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जीएफसीएफ, बिकॉज ऑफ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग अच्छा किया, ईज ऑफ डूइंग, ईओडी, व्यापार करने में आसानी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, बहुत सारे कानूनों में रिफॉर्म किया, वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दो चीजें, सरकारी इन्वेस्टमेंट भी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन सरकारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है। यह भी एक मुद्दा है जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, यानी सरकारी इन्वेस्टमेंट कितना है, लगभग 64 पॉइंट समथिंग, और बाकी का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो एक चैलेंज भी है। तो इसका मतलब कंजम्पशन, इसका मतलब ये कंजम्पशन हमें क्या सिखाता है, जो इकोनॉमी की किताबों में नहीं है, जो एडिटोरियल के एनालिसिस में नहीं है। दुख होता है मुझे, कितने विद्वान लोग हैं लेकिन इस पर कभी कोई नहीं सोचता। आप लोग सोचिए और मुझे बताइए, मैं जो तर्क देने अब जा रहा हूं, ये पहली बार आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? किताबों में क्यों नहीं ये चीज? चिंतन कीजिए। अब यहां पर आ रहा है हाउस होल्ड, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाउस होल्ड, यानी कुल मिलाकर के जो हमारे देश के लोग हैं वही देश की इकोनॉमी के सबसे बड़े इंजन है कि नहीं? यानी उन्हीं पर चल करके हम 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे, और उन्हीं पर चलकर 2030 तक सरकार का कहना है, यह सरकार का आंकड़ा है कि 2030 तक हम 7 ट्रिलियन डॉलर प्लस की इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड को मजबूत करने के लिए
क्या सरकार को हाउस होल्ड एम्पावरमेंट पॉलिसी लानी चाहिए कि नहीं? हालांकि ला रही सरकार, ऐसा नहीं, ये जो रिफॉर्म्स हैं ये भी उसका एक हिस्सा है। ये जो सरकार रिफॉर्म ला रही है यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो कर रही है, लेकिन एक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जिसका नाम है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ह्यूमन कैपिटल में, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल में बदलना। और जो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में साइंटिफिक मेंटेलिटी एंड सो ऑन वो सब डिस्कस डेवलप करना, यानी एजुकेशन पॉलिसी को आउटकम के साथ जोड़ना, और उसके लिए एक महाअभियान की आवश्यकता। जैसे पहली हरित क्रांति हमने की थी, वैसे ही पहली शिक्षा क्रांति नाम से एक क्रांति की आवश्यकता है, और जिसके लिए कुछ अच्छे लोगों को मिलने की आवश्यकता है। लेकिन अच्छे लोग जो भी एजुकेशन में अच्छा करे वो आपस में मिलेंगे नहीं, चूंकि 3-4 ताकतवर लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे तो उसमें भी लोग कंपेयर करेंगे कि अरे गुरु ने तो उड़ा दी, ये बड़े ज्ञानी है, वो छोटे ज्ञानी है, वो उससे भी बड़े ज्ञानी। आप सोचिए कि 2-4-5 लोग जो इस समय इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जिनकी गहराई है, अगर बैठे एक साथ तो कितनी अच्छी चर्चा निकल करके आएगी, महीनों बातचीत हो। लेकिन नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया, इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छा कंटेंट है। इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स। भारत हाल ही में नाम मात्र जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस उपलब्धि के पीछे के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो चैलेंज क्या हो मैंने आपको बता ही दिया, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अरे भाई, अगर हम अनस्किल्ड हैं तो समस्या है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम है तो समस्या है। तो इस प्रश्न को आप बढ़िया से टैकल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आता है अगला टॉपिक। भारत डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क में निवेश समझौते को शामिल करने के प्रस्ताव के खिलाफ है। जरा इस विषय को आप एक बार देखिए, जरा देखिए न्यूज एक बार आप यहां से पढ़िए बच्चों बढ़िया से। ठीक है, न्यूज आपने पढ़ा, 128 देशों ने इसका समर्थन किया। अब आप सोचिए, यानी पारुल मौर्य सर बहुत अच्छी क्लास है, 5 दिन से कर रहे हैं, पहले समझ में नहीं आ रहा था पर अब बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल, धीरे धीरे आप जब और समय बिताएंगे तो जीएस पेपर 1, 2, 3 के सारे यूपीएससी के और एथिक्स के एग्जाम्पल, एसे के एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन आप 2026 में मेंस में देखेंगे सब यहां से आपको मिलते हुए, इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं विद्वान हूं बेटे, नो, आई एम स्टिल बिग जीरो। यहां से क्वेश्चन इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो देश दुनिया में चल रहा है यूपीएससी वही तो आपसे पूछेगा, और देश दुनिया में जो चलता है, इंडिया के 3 सबसे अच्छे अखबार आपके सामने मैं रखता हूं, इस वजह से। तो इसका मतलब ये जो न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों, उसके माध्यम से हम एक ऐसा मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं जो दिखने में ऐसा लगेगा कुछ टेक्निकल ट्रेड है या टेक्निकल ट्रेड की न्यूज है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं लग रहा कुछ टेक्निकल ट्रेड टाइप की न्यूज है। लेकिन असल में मेरे प्यारे बच्चों, यह जो विषय है ये एक प्रश्न करता है, जो आप यहां न्यूज में पढ़ रहे हैं, कि क्या डब्ल्यूटीओ अभी भी गरीब देशों की संस्था है, या यह अमीर देशों का एक नियम बनाने वाला क्लब, जैसे ना अमीरों का क्लब होता है, बनता जा रहा है, जिस क्लब के बारे में मैंने कल भी कहा था कि क्लब का सबसे अमीर आदमी कल डब्ल्यूटीओ में कुछ सुधार के लिए प्रपोजल भी रखता है। तो यही विषय हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर हो गया?
अब इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है। तो इकोनॉमी ऑब्वियस है, पहला टॉपिक तो हर जगह ही कनेक्ट है इकोनॉमी का, डब्ल्यूटीओ हो कुछ भी हम पढ़े, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ उदारीकरण के साथ भी कनेक्टेड है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, कल हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं। वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूटीओ पर प्रश्न भी पूछे गए। भारत के हितों पर जो अब ये विकसित देश मिल करके एक नीति ला रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो आईआर भी लगा दिया है। और इस प्रकार की चीजें फिर से जैसे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मापदंडों के अनुकूल हैं कि नहीं है। तो आपको जैसे कल सिखाया, अमेरिका का प्रपोजल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि से क्या सही, ये तो उसकी अपनी राय। तो स्वाभाविक एक के देश की राय सभी डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की राय को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए उनका यह विचार उनका अपना है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहीं ना कहीं नैतिक दृष्टिकोण से एकमत होकर के स्वीकार नहीं कर सकते। आज भी जो ये विषय पढ़ने जा रहे हैं सेम उसी लाइन पर जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ में एक निवेश संबंधी समझौता है, एकदम से नया टॉपिक है, इसलिए पुराने टॉपिक से कनेक्ट मत कीजिएगा। मैंने केवल क्वेश्चन लगा दिया है जिससे कनेक्ट रहे कि भाई डब्ल्यूटीओ और इस प्रकार की कोई भी चीज अगर चर्चा में है तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए लगा दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब सबसे पहले यानी मैंने जब पीवाईक्यू आपको लगाया तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में आता है कि सर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया, पता लग गया कि नहीं पता लग गया, पता लगा कि नहीं, कैसे, थोड़ा और बारीकी से मैं समझाता हूं कि जैसे पारुल ने कहा कि अभी 5 ही दिन क्लास लेते हुए हुआ, तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक आध और एडिशनल कर देता हूं। वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ये बच्चे जो नए होंगे ना उनको बस यही पकड़ना है। जैसे डब्ल्यूटीओ, तो आप मुझे बताओ डब्ल्यूटीओ जीएस पेपर 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं प्लस व्यापार यानी ट्रेड की बात करने जा रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम एसे में जाएंगे तो एसे में कैसे आएगा, क्योंकि इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस जो कुछ देशों का एक समूह के द्वारा दिया गया निर्णय, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलैटरलिज्म की जगह प्लूरीलैटरलिज्म। क्या है प्लूरीलैटरलिज्म, ठीक है। तो ऑब्वियस है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चन यानी इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, आपको पता ही है कि डब्ल्यूटीओ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच व्यापार के नियम तय करती है। कल भी हमने पढ़ा, क्या करती है, व्यापार के नियम देशों के बीच या तय कर देती है, ठीक है। यह कैसे बनी, 1995 में बनी, और मराकेश एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं मराकेश एग्रीमेंट। मराकेश समझौते के तहत यह बनी थी। अब डब्ल्यूटीओ क्या है आपको पता लग गया। अब इसके बाद आता है इसकी आत्मा क्या है, ठीक है ना। साउल ऑफ डब्ल्यूटीओ मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसकी आत्मा, डब्ल्यूटीओ की आत्मा क्या है, साउल ऑफ, यानी जिसके बिना इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर पहली तो है बहुपक्षीयता यानी मल्टीलैटरलिज्म, यही है ना भाई, पहला हो गया। कल भी मैंने पढ़ा था, यानी मल्टीलैटरलिज्म का मतलब डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में सभी देशों की बराबर भागीदारी है,
मजा आया बच्चों? सभी देशों की बराबर भागीदारी। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वसम्मति, कंसेंसस। कंसेंसस यानी कोई भी बिग डिसीजन, कोई, इसका मतलब क्या सर्वसम्मति का? कोई भी बड़ा निर्णय तब तक नहीं होगा जब तक कि सब सहमत ना हो। कल इसी पर अमेरिका ने प्रश्न भी उठाया था, अगर आपको याद हो, कल वाले टॉपिक में। तीसरा, यह मानता है विकासशील देशों की यानी डेवलपिंग कंट्रीज की विशेष जरूरतें हैं, इसलिए उनको हम विकसित देशों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यानी जिसको हमने कल SNDT कहा था ना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, वह इसमें बिलीव करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इन्हीं तीनों सौल, इन्हीं तीनों आत्मा के आधार पर भारत का तर्क शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टॉपिक में यही डिस्कस किया गया कि जो प्रपोजल लाया गया है, वह प्रपोजल WTO के मैंडेट के अनुकूल नहीं है। तो WTO का जो सॉल्व है ये है, और WTO का जो मैंडेट यूपीएससी ने आपसे पूछा हुआ था, आज वो भी लिखवा दे रहा हूं। यानी जो अधिदेश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैंडेट। मैंडेट यानी जिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह काम करेगा। तो ऑब्वियस इसको मैंडेट मिला है किन किन चीजों पर काम करने का। तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स ट्रेड, यानी वस्तुओं के व्यापार पर, जिसे हम गैट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्स। दूसरा इसको मैंडेट मिला है, यानी इसका मैंडेट यही रख लीजिएगा, सर्विस का है। किसका है? सर्विस ट्रेड का है, यानी सेवाओं के व्यापार का है। क्या है? सेवाओं के व्यापार का है। तीसरा ये काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ट्रिप्स जैसे बौद्धिक संपदा पर। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी इसको मैंडेट मिला है कि वह तीन ही चीज पर काम करेगा। अब आइए न्यूज को पढ़िए और न्यूज को देखिए। तो अब मुझे बताइए, न्यूज WTO के ढांचे में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट IFD को शामिल करने का प्रस्ताव 128 देशों ने WTO के रखा है, और यह कोशिश हो रही कि इसको इसके लीगल फ्रेमवर्क में, यानी लीगल फ्रेमवर्क का मतलब, वापस आइए, यहां पर जो मैंडेट है उसके, उस मैंडेट में एक चौथा मैंडेट के रूप में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ये आई होप अब आप समझ गए, लेकिन उसके इस मैंडेट में तो शामिल ही नहीं है, उसको चौथे में शामिल करने की कोशिश हो रही है। अब मुद्दा समझ गए आप? अब इसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है, तो जब इन्वेस्टमेंट उसके मैंडेट में नहीं, उसके मैंडेट में क्या है? गैट, यानी गुड्स पर कोई भी बात होगी की जाएगी, सर्विस पर कोई बात होगी WTO में शामिल होगी, IP पर कुछ भी होगा शामिल होगा। इन निवेश तो इसके मैंडेट में है ही नहीं। यानी WTO को, इसका मतलब है कि WTO को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर नियम बनाने का मूल अधिकार नहीं मिला है, मैंडेट नहीं मिला है। मजा आ गया? ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब भारत ने कर दिया इसका विरोध। हो गया। और भारत का विरोध तार्किक है और नैतिक भी है, इसलिए नहीं कि हम भारतवासी, इसलिए सत्य है। तो आई होप आप समझ गए, उसके मैंडेट में IFD नहीं है, इसलिए IFD को करो बाय बाय, ऐसा भारत का कहना है। ठीक है, IFD यानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा इसको समझा दीजिए, तो आइए समझते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन क्या। फैसिलिटेशन, सुविधा वगैरह देना निवेश की। इसका अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का पहला, कि जो FDI आ रहा है आपके देश में, उसको आसान बनाना। अब आप समझ गए, इन्वेस्टर तो सारे पश्चिमी हैं, आसान क्यों बनवा रहे हैं? जिससे वो जब चाहे जितना पैसा निकाल सके, कोई भी अपने ढंग से, यानी उनके ऊपर कोई आरोप लगे तो उनके, ऐसा इसमें लिखा नहीं, लेकिन यही होगा कि भारत की कोर्ट में उन पे केस ना चले, बाहर केस चले, बहुत सारी चीजें। यानी FDI को आसान बनाना, कह सकते हैं निवेशकों की दिक्कत को कम करना। तो
सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे होगा, अब जरा देखिएगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, आप भी कहेंगे सर बिल्कुल सही है भाई, एफडीआई आना आसान हो, जो इन्वेस्टर्स उनको दिक्कत कम हो, तो सर फिर आकर के वो इन्वेस्ट करेंगे। पहली दृष्टि में आपको लगेगा वाह, पश्चिम वाले या 128 देश बड़ा अच्छा कर रहे, भारत विरोध करके गंदा काम कर रहा। लेकिन अब आइए जरा, ऐसा होगा कैसे, निवेशकों को कम दिक्कत ऐसा होगा कैसे? तो यहीं पर आता है, एक सॉवरेन कंट्री होती है, संप्रभु देश होता है कि नहीं होता है? तो उस संप्रभु देश से क्या कहा जाएगा? भाई दिक्कत हो रही है, हमें भारत की इस नीति से दिक्कत हो रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। अब हम डब्ल्यूटीओ में भारत को ला करके खड़ा करेंगे, और डब्ल्यूटीओ की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी या इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई जाएगी, तब वो इसकी देखभाल, उसके बारे में निर्णय। अब भारत बेचारा अपना पूरा ध्यान उधर फोकस किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छा होगा, निवेशकों को दिक्कत कैसे कम होगी? नियमों की पारदर्शिता। अब यानी रूल्स रेगुलेशन अगर हमारे कुछ भी टाइट हो गए, फिर हम चलेंगे डब्ल्यूटीओ के मंच पर ताता तैया करने लगेंगे। और गवर्नमेंट प्रोसेस में तेजी, हम इस आधार पर भी कटघरे में खड़े किए जाएंगे। आई होप आप समझ गए। तो असली सवाल क्या है जो यहां उठाया गया? असली सवाल यही है कि भारत ये नहीं कह रहा कि निवेश को आसान बनाना बुरा है, यानी भारत कहीं से भी ये नहीं कह रहा है कि निवेश को आसान बनाना बुरा है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि सर भारत विरोध क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि तरीका और मंच दोनों गलत है। मंच इसलिए गलत है क्योंकि डब्ल्यूटीओ के पास सर्विसेज के संदर्भ में कोई मैंडेट नहीं है। आई होप आप समझ गए। अब आता है डब्ल्यूटीओ में आईएफडी को कौन आगे बढ़ा रहा है, इसका मदर एंड फादर कौन है? तो डब्ल्यूटीओ में इसको जो बढ़ा रहा है उसका नाम है जेएसआई, जो आपको नोट्स में मिलेगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। तो जेएसआई, इसको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ये क्या है? ये डब्ल्यूटीओ के भीतर ही है बेटा, ऐसा नहीं बात। डब्ल्यूटीओ के भीतर कुछ देशों की आपसी पहल है, यानी ये डब्ल्यूटीओ का मैंडेट नहीं। कुछ देश, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं तो 20 लोग मिल करके कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, राजपूत बिरादरी की बैठक, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, इस टाइप का सिस्टम चल रहा है ना। तो यानी हैं वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के या 5 पार्टी के, कुछ भी, बट उन्होंने क्या किया, हैं सभी विधायक, लेकिन वो सब एक फोरम बना लिए, ऐसा। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव भी वही है, डब्ल्यूटीओ के भीतर कुछ देशों की आपसी पहल, ठीक है, जिसमें सभी 164 देश शामिल नहीं है। सहमति अनिवार्य नहीं है, समस्या यही है, ठीक है ना। यानी अब यहां एक मुद्दा आकर के खड़ा हो गया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, डब्ल्यूटीओ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंडेटेड वर्सेस नॉन मैंडेटेड इश्यू, यानी एक जिसके लिए उसके पास शक्ति है, एक। तो मैंडेटेड इश्यू क्या है कि डब्ल्यूटीओ के मूल समझौते में शामिल, और यह सभी देशों की सहमति से तय होता है, जिस पर मैंने कल भी बताया। नॉन मैंडेटेड कि भाई डब्ल्यूटीओ की जो मूल सूची है उसमें शामिल नहीं है, और इसे कुछ देशों के द्वारा जोड़ा गया। तो जो आईएफडी है वो यही है, नॉन मैंडेटेड इश्यू है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, निवेश को सुगम बनाने की, वह नॉन मैंडेटेड इश्यू है। तो भारत यहीं पकड़ लिया कान इसका। कोर आर्गुमेंट भारत का क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। कोर आर्गुमेंट, तो कोर आर्गुमेंट भारत का है कि आप डब्ल्यूटीओ के दरवाजे से बिना सबकी सहमति नया कमरा नहीं बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस वही है कि भारत की आपत्ति नंबर 1, कोर, पहला कि मराकेश एग्रीमेंट जिससे डब्ल्यूटीओ बना उसमें इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं था।
दूसरा, डब्ल्यूटीओ को ऐसा विषय जोड़ने का अधिकार नहीं है। तीसरा, यह संवैधानिक सवाल है डब्ल्यूटीओ के लिए कि डब्ल्यूटीओ के संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आई होप आप समझ गए। दूसरा भारत का तर्क है पॉलिसी स्पेस, शब्द याद रखिएगा। दूसरा है पॉलिसी स्पेस, यानी नीति में आजादी, यानी किसी देश को यह आजादी मिले कि वह अपने निवेश के नियम खुद बनाए। नंबर वन, अपने विकास स्तर के अनुसार फैसले ले। वही मैंने बताया ना, संप्रभु देश पर इनकी जबरदस्ती हो जाएगी और मामला। तीसरा, भारत जैसे देश पॉलिसी स्पेस क्यों चाहते हैं, पहले इसको जानिए। अरे भैया, हमको हमारा एमएसएमई बचाना है, रोजगार सृजन करना है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। जैसे भारत ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की शर्तें लगाई है। यह पॉलिसी इंडिपेंडेंस यानी नीति स्वतंत्रता का उदाहरण। अगर सर्विस इसमें शामिल हो जाएगा तो क्या करेगा वो कि आप इस प्रकार की शर्तें लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो जाके डब्ल्यूटीओ में खड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट एजेंडा से ध्यान भटकना। डेवलपमेंट एजेंडा से ध्यान हटना तीसरा भारत का तर्क है। कैसे? वो कहता है यार, डब्ल्यूटीओ पहले से इतने हमारे मुद्दे अनसुलझे, हमारे नहीं, हमारे भी, विश्व के भी। कृषि सब्सिडी का मुद्दा भी अनसुलझा है, आपने हमें पीस क्लॉज दे करके रोका हुआ है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा अटका पड़ा है। फिशरीज की सब्सिडी का मुद्दा आपने फंसाया हुआ, मत्स्यन की सब्सिडी। तो भारत का कहना, भैया पहले पुराने जख्मों को भरिए, फिर नए ऑपरेशन की बात कीजिए। सिंपल सी बात है। क्या सही है कि नहीं? चौथा भारत का जो कोर आर्गुमेंट है, उसका तर्क है कि यह एक खतरनाक भविष्य की मिसाल या प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है ना? आज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन आप लाएंगे, कल फिर डिजिटल ट्रेड भी लाएंगे, ई कॉमर्स भी लाएंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी लाएंगे। यानी डब्ल्यूटीओ धीरे धीरे ट्रेड बॉडी से, यानी उसका मैंडेट है ट्रेड बॉडी का, इन्वेस्टमेंट डिजिटल रूल मेकर बन जाएगा। ठीक है? तो ये सारी बातें। अब इसमें साउथ अफ्रीका का मैंने बताया ही, पहले वो इसके विरोध में था, अब बोला हम कंसेंसस नहीं रोकेंगे, अगर सब लोग कह रहे हैं तो ऑब्वियस है भारत अकेला हो गया। ठीक है? विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि जेएसआई के जरिए, यानी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसके जरिए कोई व्यवस्था लाना वो सही बात नहीं है। डब्ल्यूटीओ की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है और यह बहुपक्षीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं? अब मजा आया तो बस लोग खुश। India has opposed the inclusion of the IFD agreement into the World Trade Organization framework. Examine India's concern and discuss the broader implication for global trade governance. आया आनंद की नहीं? अब इसका आंसर आप दीजिए और उड़ा दीजिए इसको। ठीक है? फिर अगला टॉपिक आता है वैश्विक चावल व्यापार पर भारत का दबदबा बढ़ते जल संकट को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको मतलब, तो सबसे पहले हम चाइना को पिछाड़ चुके हैं ना चावल उत्पादन में, पछाड़ चुके हैं कि नहीं? ठीक है? तो बस एक प्रश्न केवल आप देख लीजिए, और मैंने उस दिन बताया भी था 29 को कार्बन क्रेडिट वाला। आज ये जरूरत है, इस टॉपिक से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखिएगा, चावल निर्यातक। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि चावल आधारित निर्यात प्रधान कृषि मॉडल भारत के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर गंभीर दबाव डाला, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे पहले से ही जल संकटग्रस्त राज्यों में। ठीक है? भारत प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसल प्रणाली, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए इसी पर कैसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, जरा देखिएगा। ये देखिए, धान गेहूं क्रॉपिंग पैटर्न को सफल बनाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे और यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? तो क्या ये पूरा आर्टिकल अभिशाप पे है कि नहीं? बोलिए, क्या ये अभिशाप वाला पॉइंट आ गया कि नहीं? बेन वाला टॉपिक आ गया कि नहीं? जल संकट है, सूक्ष्म सिंचाई की आज जरूरत है कि नहीं? आप देखिए, इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। ज्योग्राफी GS1, इकोनॉमी,
पर्यावरण संरक्षण सभी के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 2024 में पूछा, गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, या भारत की खाद्य सुरक्षा को लीजिए भाई। तो कृषि किसान, देखिए ऐसे भी पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में हम सबसे ज्यादा चावल बेच रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया, क्या इस चावल की सफलता की कोई कीमत है? और वो कीमत क्या है कि क्या ये सफलता हमारे भविष्य के पानी को खत्म कर रही है? ठीक है ना। तो ग्लोबल राइस ट्रेड मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर यहां पर चर्चा की गई है, GRT, ग्लोबल राइस ट्रेड, इसमें भारत नंबर 1 पे बन गया। तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा जो पंक्तियां आती हैं हम समझ नहीं पाते हैं, जो प्रीलिम्स में बच्चे फेल करते हैं, उसके लिए ग्लोबल राइस ट्रेड, वैश्विक चावल व्यापार को समझिए कि अलग अलग देश चावल उत्पादन करते हैं, आपको पता है, और फिर उसे एक्सपोर्ट के जरिए दूसरे देशों को बेचते हैं। और इस ग्लोबल ट्रेड में मेरे प्यारे बच्चों, आज भारत का हिस्सा 40% है। प्रीलिम्स के लिए एकदम से रट लीजिएगा, यानी दुनिया में अगर 100 बोरी चावल या 10 बोरी चावल बिक रहा है, तो उसका 4 बोरी या 40 बोरी भारत की ओर से। यानी अब यहां पर एक मुद्दा निकल करके आता, बड़ी खुशी की बात है, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जब कोई देश, बिटवीन द लाइन हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जब कोई देश ग्लोबल मार्केट में इतना डोमिनेंट हो जाता है, तो उसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं होता, उसका असर एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है, और यही यहां पर डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, क्लियर बेटा। अब इसके बाद आता है कि क्यों भारत इतना चावल क्यों उगाता है, यानी इसका मतलब हम आपको सिखाने जा रहे हैं पॉलिसी बैकग्राउंड आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है, आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी चीज तो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा धान का उत्पादन बहुत अच्छे से समर्थित है। एमएसपी का मतलब क्या है? सरकार एक फसल को मिनिमम प्राइस की गारंटी देती है। धान का एमएसपी पिछले 10 सालों में लगभग 70%, 10 ईयर में लगभग 70% इंक्रीज किया है। यानी धान एक प्रकार की फिक्स्ड इनकम है, सरकारी नौकरी ऐसा आप कह सकते हैं। यानी सरकार धान को एक तो ये एमएसपी दे रही, इसके बाद जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, यानी वो भी बहुत अच्छे से इस फसल के साथ है। बड़े पैमाने पर सरकार खरीदती है, और खरीदने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इसे स्टोर करती है। आपको पता है, क्योंकि यह फूड सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। अब अगर ऐसा होगा कि भैया रुपया भी दे रही और खरीद भी ले रही, कि अगर व्यापारी ना खरीदे तो भी फर्क नहीं, सरकार तो खरीद रही, तो ऐसे में किसान क्या सोचेगा? आप होंगे एक किसान बंधु, तो आप क्या सोचेंगे? आप बताइए। आप मुस्कुराएंगे, आप सोचेंगे कि धान उगाऊंगा तो पैसा पक्का, सरकारी नौकरी है धान की खेती। समझ गए? तो पहली चीज तो एमएसपी हो गया। और ये क्रॉपिंग पैटर्न क्यों धान गेहूं आधारित है, उसका भी उत्तर है ये। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, सब्सिडी, यानी खूब सब्सिडी भी मिल रही इनको। अब सब्सिडी यानी पावर सब्सिडी, बिजली सब्सिडी। पंजाब हरियाणा में बिजली लगभग मुफ्त है, किसान मोटर चलाकर जितना चाहे पानी निकाल सकता है। आपको अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक लॉजिक है कि जब कोई चीज सस्ती होती है उसका दुरुपयोग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, यह मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो इकोनॉमिक लॉजिक अपने दिमाग में रखता हूं। और इकोनॉमिक लॉजिक में क्या दिमाग में रखता हूं? यही रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि सस्ता अपने आप को करना नहीं है कभी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, खफा हो सकते हैं, लेकिन नहीं करना, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। देखिए कैसे मिसयूज हो रहा है। अगर आपका 5,000 में एडमिशन है, आप ट्रस्ट करिए, अगर बहुत दीवाने नहीं है तो आप कुछ दिन क्लास लेंगे, उसके बाद खुद ही कुछ और करने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे, कुछ और। लेकिन जिसने अच्छी फीस दी, उसका मतलब कि वो पहले से ही, उसकी फैमिली और वो डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं इसको मुझे कराना है, या उस बच्चे का है कि मुझे करना ही करना।
तो पंजाब हरियाणा में मुफ्त है, जब कोई चीज सस्ती होती है उसका दुरुपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह दो रीजन है जिसकी वजह से धान की खेती दबा के हो रही है। अब आता है चैलेंज क्या है इसके साथ, यानी चुनौती क्या है। चलो भाई अच्छी बात है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन चुनौती इसकी सबसे बड़ी क्या है, जो मैंने कल भी आपको एक मॉडल बताया था उस संदर्भ में भी यह कनेक्ट होगा। पहली ये जल गहन खेती है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल गहन खेती, वाटर इंटेंस क्रॉप है। ये क्या है? वाटर इंटेंस क्रॉप है। यानी 1 किलो चावल उगाने में 3,000 से 5,000 लीटर पानी लगता है। कैसे? क्योंकि जो हम पारंपरिक धान की खेती करते हैं, परसों के लेक्चर में बताया था ना बच्चों, हाँ इस वाले लेक्चर में ये वाला जब आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना, तो उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया था। आज भी वही पॉइंट निकल करके आया है कि 1 किलो चावल उगाने में पारंपरिक धान खेती में खेत को लगातार पानी से भरा कर जाता है और इससे कहा जाता है फ्लडेड इरिगेशन। यानी अगर हम बाजरा या दाल पैदा कर रहे हैं तो बहुत कम पानी, चावल सबसे ज्यादा पानी मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, इतना पानी यूज करेंगे तो पानी जमीन के नीचे से आ रहा है, तो दूसरा चैलेंज हो जाता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। दूसरा चैलेंज क्या हो जाता है, ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये एक संकट बन रहा है। यानी जमीन के नीचे जो जमा पानी है उससे बोरवेल या ट्यूबवेल से निकाला जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, सब्सिडी है ही है, बिल्कुल मस्त जितना चाहो। निकासी इज ग्रेटर देन रिचार्ज। रिचार्ज यानी जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं ना, कि आज खत्म हो गया तो अगले महीने आपने पैसा देकर रिचार्ज कर लिया, लेकिन पानी जो खत्म हो रहा है उसका रिचार्ज नहीं हो रहा, यानी पुनर्भरण नहीं हो रहा, तो अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी निकासी से कम है, यानी निकासी इज ग्रेटर देन, ऐसा समझिए, रिचार्ज। तब क्या होगा, जो भी एक्यूफर्स हैं जमीन के नीचे जो पानी जहां पर भी है वो सूखने लगता है। और ये रियलिटी पंजाब और हरियाणा में है मेरे बच्चों। पानी 80 से 200 फीट नीचे चला गया है और इसलिए हर साल जो ट्यूबवेल बोरवेल होते हैं उनको और नीचे ले जाया जाता है और इसके कारण से खेती महंगी भी हो जाती है, क्योंकि हर साल उनको सिंचाई का प्रबंधन करना पड़ रहा है। यानी एक्यूफर जितने भी होते हैं ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, यानी जहां पानी वापस भर ही नहीं पा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। तो ये चैलेंज है, जल गहन खेती है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, इसीलिए वो अभिशाप भी हो गई। ठीक है। अब तीसरा एक चैलेंज आता है क्लाइमेट चेंज का एंगल। इसके बिना तो हम कोई चीज पूरा ही नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। भारत में मानसून क्या है, मानसून में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, विविधता से भरा मानसून। कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी बहुत कम बारिश होने के बाद भी रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण यानी निकालना बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी बारिश भी हो रही फिर भी पानी खत्म हो रहा है। आई होप आप समझ गए। अब इसके साथ एक और बड़ा चैलेंज निकल करके आता है जिसको यहां समझाया गया, उसको कहते हैं इकोनॉमिक पैराडॉक्स। क्या है इकोनॉमिक पैराडॉक्स? आर्थिक विरोधाभास। यानी पंजाब इसका एग्जांपल है। पंजाब जरा देखिएगा कैसे। यार आप लाखों करोड़ की बिजली, हजारों करोड़ की बिजली सब्सिडी दे रहे हैं, फिर भी पानी खत्म, खेती अस्थिर, किसान डायलेमा में है कि धान छोड़े तो इनकम रिस्क हो, धान उगाए तो पानी खत्म हो। ठीक है, तो ये सारा चैलेंज है, यह इसका इकोनॉमिक पैराडॉक्स भी है धान और गेहूं की खेती का। अब इसका सलूशन यानी समाधान क्या हो, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न में पूछा, जिसे हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हरियाणा ने किया। हरियाणा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, बहुत तेजी के साथ वहां हो रहा है। यानी हरियाणा की सरकार अगर धान की फसल आप छोड़ते हैं तो मतलब उगाना, तो प्रति एकड़ 7,500 रुपया आपको दे रही है। आप देख सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सरकार पैसे से प्रोत्साहित करे, लेकिन यह एक समस्या।
सरकार की इस नीति के साथ किसान उतना संबंध बना नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यह तो सिर्फ एक सीजन की बात है। अगले सीजन में क्या होगा अगर हमने ना पैदा किया तो लॉन्ग टर्म इनकम की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार कितना ही दे बिना कुछ पैदा किए पैसा, तो भी एक समस्या है। पॉलिसी शॉर्ट टर्म है, प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही है जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। और यूपीएससी का भी कोर पॉइंट है कि क्या भारत को दुनिया के लिए चावल उगाना चाहिए या अपने फ्यूचर के लिए पानी बचाना चाहिए। तो बस यही आपको देखना है। अब इसमें वे फॉरवर्ड भी मैंने दिया है कि एमएसएपी में रिफॉर्म लेकर के आइए भाई, और इसमें वाटर फुटप्रिंट को भी जोड़ दीजिए। यानी जल पद चिन्ह, वाटर फुटप्रिंट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई अगर जो फसलें पानी को बचाती हैं उनको एमएसपी ज्यादा दिया जाए। तो एक तो ये है। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। मिलेट, पल्स को भी एमएसएमपी तो मिल रही है, लेकिन धान और गेहूं की तरह उनका प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है, तो खरीदने की प्रक्रिया उनकी की जाए। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इनपुट लाया जाए, यानी डायरेक्ट सीडेड राइस पैदा किए जाएं, बनाए जाएं रिसर्च के द्वारा, और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। टेक्नोलॉजी। चौथा, इनकम सपोर्ट, यानी क्रॉप से नहीं किसान से जुड़ा एक इनकम सपोर्ट दिया जाए। तो इस लिहाज से हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये रहा आपका टॉपिक। समझ में आ गया बच्चों? एक बार सर जरूर हिलाइए हाँ या ना में। India's growing dominance in the global rice trade has serious implications for its water security. Critically examine the causes of this problem, मैंने बता दिया, and suggest sustainably policy solution. ठीक है ना? बता दिया, कर लेंगे। आंसर भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। अब आता है प्रीलिम्स के लिए ढेर सारे टॉपिक आपके सामने, और जिनको आपको उड़ा देना है। बहुत सिंपल सिंपल। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक नई मुलाकात। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ठीक है। तो गट माइक्रोबायोम और डिजीज, इसके बारे में आज हम, ये पूरा एक रिसर्च आया है। तो आप सबको इस रिसर्च के बारे में बता दूं, बाकी प्रीलिम्स का एमसीक्यू वो सारी चीजें पीडीएफ में मिली जाएंगी। क्या आपको पता है कि आपके पेट में, आपके स्टमक में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं? आप कहेंगे हाँ सर रहते हैं। इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। क्या कहते हैं? गट माइक्रोबायोम, यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है ना? और ये जो गट माइक्रोबायोम होते हैं, जिनके बारे में हम प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, तो ये जो हमारे गट माइक्रोबायोम होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, या इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो गट माइक्रोबायोम क्या है ये भी समझिएगा। इम्यून सिस्टम में इनका रोल क्या है? नई स्टडी में यही पाया गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, वापस आइए, नई स्टडी में क्या पाया गया है? ये देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये यानी बड़ी आंत की बीमारी है। ये बड़ी आंत, या जिसे हम कोलन भी कहते हैं, उसका संबंध गट बैक्टीरिया से। ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये गट की एक बीमारी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका संबंध गट बैक्टीरिया से है। इससे हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन, याद रखिएगा। और इसको एक नाम दिया जाता है जिसको आप अभी पढ़ेंगे, डायस्बायोसिस। क्या नाम दिया जाता है? DYSBIOSIS। तो पूछ लेगा डायस्बायोसिस क्या है, तो आप बोल दीजिएगा गट बैक्टीरिया का असंतुलन। मजा आ गया। बस यही इतना। डायस्बायोसिस क्या अगर आता प्रीलिम्स में तो आप कर पाते? नहीं कर पाते, इसलिए हमने करा दिया। इसका अभी पूरा एमसीक्यू बना हुआ आपको मिलेगा। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे भी इंपॉर्टेंट, पहले ये वाला कर लेते हैं, बढ़िया टॉपिक है। यानी ये 4 प्रकार का खेल, चतुरंगा।
से भी इंपॉर्टेंट पहले ये वाला कर लेते हैं, ये फूलों वाला, क्योंकि स्पेसिफिक फेरी लैंटर्न। मलेशिया में एक नया पौधा मिला जिसका नाम है फेरी लैंटर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको अभी नोट्स में मिलेगा, थिस्मिया सेलांगोरेंसिस। तो थिस्मिया सेलेंगोरेंसिस इस प्रकार का शब्द चर्चा में क्यों, अखबारों में आप कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बेटा अन्य प्लांट से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, नहीं तो मैं देता नहीं। क्यों बेटा, है पौधा लेकिन ससुरवा प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करता, फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता। ये कौन सा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? ये चोर है। क्या है ये चोर है। आप कहेंगे सर चोर कैसे है? ये भोजन चुराता है, किससे? फंगस से, फफूदों से। ये चोर है, बस ऐसे याद रखिएगा। एक पौधे खोज हुई है जो चोर है, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद नहीं बनाता है और चुराता है, ये चोरी करता है, चोरऊ है ये। किससे चोरी करता है? फफूद। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और जब ये चोर है, ये चोरवा है, तो चोरवा जब ऐसा काम करेगा, फफूद से चुराएगा, तो एक टेक्निकल नाम भी उसको दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी माइक्रो, या सॉरी माइक्रो नहीं, माइको हेट्रोट्राफ। इंग्लिश में MYCOHETEROTROPH, यानी ऐसा पौधा जो माइकोराइजल फंगी पर परजीवी होता है। तो यह पौधा प्रीलिम्स में इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है, पैरासिटिक है? तो आप इसका नाम लीजिएगा, यह सिम्बायोटिक नहीं है। इसका अधिकांश जीवन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होता है, और दुनिया में केवल 550 इस प्रकार के प्लांट है, इसलिए मैंने इसको आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़वा लिया मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ गया। इसका भी एमसीक्यू आपको बना हुआ मिलेगा। अब कुछ खेलों का जिक्र है। एंशिएंट बोर्ड गेम जैसे शतरंज वगैरह होता है, यानी प्राचीन सभ्यताओं में खेल। और सबसे पहला खेल जिसका जिक्र है आपके सामने है चतुरंगा। आधुनिक चेस का पूर्वज, आधुनिक शतरंज का पूर्वज है चतुरंगा, ये वाला है। कब ये आया था? गुप्त काल में आया था। लॉर्ड कृष्णा एंड राधा प्लेइंग चतुरंगा। और इनका एक सांकेतिक अर्थ होता था सेना के चार अंग, यानी जो प्राचीन काल में खेल होते थे वो सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वो स्ट्रेटजी, वॉर और रिलीजन से जुड़े थे। तो ये सेना के चार जो लिंब होते हैं, सेना के जो चार अंग होते हैं, उनको ये चतुरंगा प्रकट करता था। भारत, पर्शिया और यूरोप में ये प्रसिद्ध खेल था, और इसके संकेत एंशिएंट इंडिया में लोथल से भी मिले हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहला फैक्ट चतुरंगा आ जाए तो। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अरे भाई कहाँ गया दूसरा, ये इस पे आते हैं पहले। मेहन, यह सांप के आकार का, देख सकते हैं ना, सांप के आकार का एक बोर्ड है, और यह परलोक की मान्यता से, इहलोक और परलोक की मान्यता से जुड़ा, यानी परलोक ओल्ड किंगडम के पतन के साथ यह समाप्त हुआ। तो मिस्र का है, इसको आप याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद रॉयल गेम ऑफ UR, रॉयल गेम ऑफ उर यानी मेसोपोटामिया, आप सबको पता है। तो ये मेसोपोटामिया में मिला था, सर लियोनार्ड बूली ने इसे खोजा था, और वहां से ये भारत में कोच्चि में पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिए कहां पहुंचा? भारत के कोच्चि में ये पहुंच गया। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया? एनी डाउट किसी बचवा को? फेरी लैंटर्न भी हो गया, एंशिएंट बोर्ड गेम्स भी हो गए, ठीक है, मेहन भी हो गया, हो गया, ठीक है, बस उड़ा दीजिए। सेनेट ये भी मिस्र का है, इसको भी आप बस याद रख लीजिए, और इसमें घुसने की जरूरत नहीं। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, और इसी के साथ हो जाती है आपकी क्लास समाप्त मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी अब नया साल है,
तो इंतजार करिए बिहार पीसीएस सुबह 7 बजे। और इंटरव्यू सॉरी मेंटरशिप जरूरी है। मेंस स्टेट कोई भी आप दे रहे हैं मेरे पास अवेलेबल है और यूपीएससी की अवेलेबल है। बाकी टेस्ट सीरीज अब आपके पास मौका नहीं है, प्रीलिम्स में अब आपके पास मौका नहीं है, यानी अब आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल सुबह पहले बिहार पीसीएस, फिर 9 बजे मिलूंगा आप लोगों से हिंदू में। कल टाइम से ही रहिएगा क्योंकि कल मैं 9 बजे के पहले ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि सरस्वती पूजा वगैरह भी करनी है। ठीक है, बाय, थैंक यू।